हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम करने जा रहे हैं 10वें चैप्टर के बाद 11वां चैप्टर नंबर 11, और वो है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसकी 4 साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम जो है एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, यानी a shape ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग 4 साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मतलब उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में 10वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल की टाइप्स हम 9वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केल इन ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल का पता है कि तीनों साइड्स इक्वल हों, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हों, और स्केल इन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड यानी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, कोई भी साइड दूसरी साइड के इक्वल ना हो। और ट्रायंगल का तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स हों और 3 एंगल हों। जबकि पैरेललोग्राम की जैसे मैंने बोला कि 4 साइड्स होती हैं, तो 4 इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स, बाय द वे ऑपोजिट साइड्स वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए टू ईच अदर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ऐसा पैरेलल एक शेप बनाया है जिसको दोबारा बल्कि आपके सामने हम क्यों नहीं इसको डिजाइन करें। लाइक इस तरह से एक आपके पास पैरेललोग्राम होता है। ये उसकी 2 साइड्स हैं, ए से मैं इसको D नाम दे देता हूँ और इसको B से C नाम दे देता हूँ। तो 2 साइड्स ये हैं, तो देखें AD जो है वो बिल्कुल पैरेलल है BC के, और ये दोनों ऑपोजिट हैं। इसी तरह एक साइड यहाँ से इसको ज्वाइन करने से बनेगी और दूसरी साइड इसको ज्वाइन करने से बनेगी। तो ये जो DC है वो पैरेलल है AB के, तो AD जो है वो पैरेलल होना चाहिए। बाय द वे पैरेलल का साइन ये वाला होता है, ये 2 स्ट्रेट लाइंस आप लगाओ, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड ये पैरेलल है को शो कर रहा है। तो अब AD जो आपके पास है वो पैरेलल है किस चीज के, AD जो है वो पैरेलल है BC के, तो आप लिखेंगे BC के लेंथ। एंड दूसरा आपने क्या देखा कि AB जो है वो पैरेलल होना चाहिए DC के, AB वो पैरेलल होना चाहिए आपके पास DC के। इसके अलावा एक और चीज है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अंदर कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं, वो एक्चुअली इंटरसेक्शन होता है बाइसेक्शन का। मतलब वो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो हाफ में डिवाइड कर देंगे डायगोनल को। जैसे सपोज इसका अगर मैं डायगोनल लेता हूं A से C तक, तो ये डायगोनल बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा AC। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं B और D का डायगोनल लेता हूं, तो वो B और D को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि ये दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, वो इन दोनों का वो पॉइंट होगा जहां पे ये हाफ ऑफ हो जाएंगे। देखिए, तो अगर सपोज ये पॉइंट O मैं ले लेता हूं, पॉइंट O के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इतना जो A से O तक का पॉइंट है, यानी A से O जो है ये इक्वल होना चाहिए, वो कह रहा है किसके, O से C तक। ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो, यानी OA इक्वल होगा OC के। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन जो ट्रायंगल के रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करते हैं, एक्चुअली वो वहां पे उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह फिर ये जो OD होगा, इसको मैं 3 लाइन से डिनोट कर देता हूं, तो ये जो इतना पार्ट है O से D ये इक्वल होगा O से B के, ये चीज। तो अगर ऐसी कोई भी शेप आपको नजर आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब इस एक्सरसाइज जो अभी हम करने जा रहे हैं सॉरी, अभी जो हम एक्सरसाइज 11.1 करने जा रहे हैं
वो सारी की सारी वो एक्सरसाइज बेस कर रही है पैरेललोग्राम के ऊपर। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। हम उनमें से एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आपके लिए रखते हैं प्रैक्टिस के लिए, और आप आसानी से उसको कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो याद रखने के लिए मैं जो चीज़ आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर, वो बच्चे आपने याद ही रखना है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है, जैसे ये सामने शेप बना हुआ है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड कौन सी है? AD के ऑपोजिट साइड BC है, और इसी तरह एक DC जो है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB। ये एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, अगर तो पैरेललोग्राम है तो। और इसके डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, वो पॉइंट उनका एक्चुअली पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा, मतलब वो इक्वल पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड कर रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है 1 एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। 1 एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सपोज यही मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर वो ये कह रहा है इसका एक एंगल जो है वो है 130 के इक्वल। सपोज मैं ये ले लेता हूं, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल वो कह रहा है 130 एंगल है। 1 एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। तो आपको ये वाला एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है तो आपको तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। इसमें एक चीज़ बताना मुझे ज़रूरी था पहले जब हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कर रहे थे, तो उसके अंदर मैं ये बताना आपको भूल गया कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जो ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल है, यानी ये एंगल B जो होगा इसके बिल्कुल इक्वल होगा एंगल D। सपोज ये मेरे पास एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल कह रहा हूँ, एक और मेरे पास पैरेललोग्राम है जो कुछ ऐसा है, और इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ABCD, तो ये जो एंगल A है ये इक्वल होगा एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, और एंगल C जो इक्वल होगा एंगल B के। तो ऑपोजिट एंगल्स जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये याद रखना है आपने। ऑपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल, एक ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और दूसरा अल्टरनेट एंगल में। तो ऑपोजिट एंगल्स के बारे में जैसे अभी बता चुका हूं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के और एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। एक पैरेललोग्राम की ये डेफिनेशन है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज बताना चाहिए मुझे, वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स में पहले आपको बताऊं कि वो कौन सा होता है। देखिए, सपोज आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइक ये वाली बन रही है कुछ इस तरह से, और ये बन रही है कुछ इस तरह से। तो चलें अभी हम इनको मिला ही लेते हैं। सपोज तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा, यानी इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के साथ बनने वाला पैरेललोग्राम के अंदर जो दूसरा एंगल होगा, इसका अल्टरनेट वो एंगल ये होगा एंगल 2। एंगल 2, तो ये अल्टरनेट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दो चीजें आपने याद रखनी है पैरेललोग्राम को जब भी सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का जैसे अभी आप यहां से ये लेते हैं, सपोज इसका डायगोनल लेते हैं, तो डायगोनल लेते वक्त ये तो हमें पता चल गया है कि ये वाले जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स में ये कि 130, लाइक ये एंगल B जो है, एंगल इसको अगर मैं 1 का नाम दे देता हूं, एंगल 1, ये इक्वल होगा एंगल 2 के। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल ये होते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एक पैरेललोग्राम में वो एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे यहां से लेके सिर्फ यहां तक का एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा ये इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स, लाइक ये एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ऑपोजिट एंगल है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, एंगल A इस पूरा एंगल D के होगा तो ये भी ऑपोजिट होगा, यानी यहां से लेके यहां तक जो एंगल है पूरा एंगल C, ये इक्वल होगा यहां से लेके यहां तक जो एंगल A है। तो बड़ा यानी कंप्लीट इसको और इसको ऐड करने से जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा एंगल 4, और इसका बाकी पोर्शन ऐड करने से, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स होंगे। लेकिन जो सिर्फ इतना पार्ट है ये ऊपर वाला
एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले पोर्शन में दूसरे एंड पे जो बनने वाली उसी स्ट्रेट लाइन के निचले पोर्शन पे जो एंगल बन रहा होगा, लाइक एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और ये एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो दो चीजें ये आपको माइंड में रखनी है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130, one angle of a parallelogram is 130, find the measures of its remaining angles। तो अभी जैसे हमने ये एक पैरेललोग्राम आपके सामने बनाया, ये ला, और इसके अंदर यहां से लेके जो यहां तक का एंगल है ये वाला, ये उन्होंने आपको खुद दे दिया, वो है 130। और ये वाला एंगल ये हमें नहीं चाहिए एक्चुअली, अभी ये डायगोनल लाइन इसकी नहीं चाहिए। तो वो कह रहा है इसके जितने भी बाकी एंगल्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, लाइक ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल भी, ये एंगल। तो मैं इन तीनों को अलग अलग नाम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो अब आपको जो गिवन है यहाँ पे, गिवन में ये दिया हुआ है एंगल 1, एंगल बी जो है वो एंगल दिया हुआ है आपको 130 के, और बाकी चीजें आपको फाइंड करनी है। फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, अभी जैसे हमने सीखा कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां से ये सीधी बात प्रूव हो गई कि एंगल 1 इक्वल है, सॉरी एंगल बी इक्वल हुआ एंगल 2 के। एंगल बी की आपको डिग्रीज खुद ही उन्होंने दे दी है कि वो 130 है। अगर एंगल बी इक्वल है एंगल डी के ऑपोजिट एंगल्स की वजह से, तो बी अगर 130 है तो एंगल डी भी क्या होगा, 130, मतलब एंगल 2 भी कितना होगा, 130। अब पीछे रह गया एंगल 3 और एंगल 4। इसको बनाने के लिए या इसको निकालने के लिए बेहतर ये होगा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट फ्रॉम ए टू क्यू, एक स्ट्रेट लाइन तक इसे मैं एक एक्सटेंड कर देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन या ये वाला जो इसकी लाइन सेगमेंट है ए बी को, ए को मैं एक्सटेंड कर देता हूं क्यू तक। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें ये वाला एंगल मिल जाए कि बाकी क्या है। और आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं कि यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, 180। तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही मैंने ड्रा करी ना, यहां से लेके यहां तक ऑनवर्ड, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की तरफ गया हूं तो एक्चुअली मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है 180, और 180 में से सिर्फ इतना पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये दूसरा पोर्शन आ जाएगा रिमेनिंग। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180, और 180 में से अगर मैं 30 डिग्री 130 डिग्री माइनस करूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, जो मैं एंगल कह रहा हूं 4 का नाम। तो एंगल 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, आई गेस 50। तो ये अगर मेरे पास 50 है तो फिर एंगल 4 हमारे पास कितना आ गया, 50। ये हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया सो दैट हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एंगल, उनको ऐड करें तो कितना होता है, 180। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर ऐड करें तो वो आपके पास बन जाता है 180। और इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, जो इसके सॉरी नहीं, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल 3 या फिर एंगल 1 आप इसको कह सकते हैं। इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, एंगल 1, क्योंकि इस एंगल को और इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से आपके पास क्या बना है, 180। तो ये वाला एंगल जो होगा वही एंगल होगा आपके पास एंगल 1। तो ये अगर 50 का है ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा, 50 का। तो ये एक्चुअली आपकी रीडिंग्स थी जो आपको रिक्वायर्ड था, लेकिन अब इनको उसी तरह हम स्टेटमेंट के साथ और रीजंस के साथ प्रूव करेंगे। प्रूव हमने कर दिया है कि ये 50 है, ये 50 है, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे? ऑब्वियसली पहले वापस हम इसकी जगह पे 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और ये हमने खुद ही अभी डिजाइन किया। तो वापस मुझे बनाना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, सॉरी ये चीज़ें आपको चाहिए, इनको मैं अभी इरेज कर देता हूं क्योंकि अब आपको इसका पता चल गया है। तो यहाँ पे मैं दूंगा रीजन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी स्टेटमेंट, और रीजन और स्टेटमेंट के साथ आप सिंपल सीधी स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट के एंगल 1 एंगल 4 जो है ये एंगल बी, बल्कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 130
ये आपको गिवन है, और एंगल 2 विच इज एंगल डी वो आपके पास इक्वल होगा 130, और उसकी रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये निकाला था एंगल 4, इसको नाम दिया था। यहाँ पे आप इसको एंगल 4 का नाम दे दीजिए, जो बाद में हम लिख लेंगे, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया था 50, वो भी अभी हम निकालते हैं। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 180 माइनस 130 डिग्री, 180 माइनस 130 डिग्री विच इज एंगल 4 इक्वल्स टू 50 डिग्री। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री, या इसे आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी। सप्लीमेंट्री एंगल के इन एंगल को ऐड करें तो वो इक्वल क्या होना चाहिए, 180 के। ये दो एंगल्स को ऐड करने से आपके पास क्या आना चाहिए, 180। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए हमने इनको ऐड किया तो आपके पास वो 180 के इक्वल आना चाहिए था। यूं भी आप लिख सकते हैं दैट, इसी तरह दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं दैट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 4 ये वाला एंगल 4 प्लस एंगल बी आपके पास है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसे आप सॉल्व करें तो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, या जो हमने पहले किया था वो भी कर सकते हैं। तो ये अगर एंगल 50 डिग्री का है, उसका मतलब ये हुआ कि इसके बिल्कुल जो सामने, ये तो आप पहले निकाल चुके हैं 130, तो ये एंगल 50 का है, तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री का ही होगा। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं थस एंगल 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये भी आपके पास आ गया 50 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 50 डिग्री है, तो फिर ये एंगल भी 50 डिग्री। आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। एंड अगर ये 50 है तो ऑब्वियसली एंगल 3 भी क्या होगा, आल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू 50 डिग्री। और रीजन आप क्या देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फाइनली आपको तीनों एंगल्स जो रिक्वायर्ड थे वो मिल गए। ये भी आपके पास अब आ गया 130 डिग्री, ये भी आपके पास आ गया 50 डिग्री। उसकी वजह ये है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये निकालने के लिए आपको पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ा अप टू ए क्यू। ए वर्टेक्स जो है उसको आपने सेगमेंट जो है ए बी उसको एक्सटेंड कर दिया अप टू क्यू, सो दैट आपको वो एंगल मिल जाए जो ये वाला 50 डिग्री था, और वो वहां से मिला, उसके बाद उसका ऑपोजिट भी मिल गया। ये बहुत ही आसान काम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। वो कह रहा है वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन producing one side of a parallelogram is 40, find the measures of। अच्छा, तो अभी जो दूसरा है इसी रेक्टेंगल को हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शेप कर लेते हैं, और ये स्टेटमेंट्स वगैरह उसकी ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा। मैं बस थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो वो खुद ही आप कर लेंगे। देखिए उसमें वो कह रहा है वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। सपोज ये आपकी एक्सटीरियर एंगल है, वन साइड जो है उसका प्रोड्यूस कर रही है ये वाली, तो ये उसने खुद आपको दे दिया इस 40 डिग्री। 40 डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल उन्होंने आपको बी के ऊपर खुद ही दे दिया। सपोज हमने ये एक रेक्टेंगल बनाई और उसका एक्सटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने खुद ही ले लिया कि 40 डिग्री है। अब इसके इंटीरियर एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। अभी अभी जैसे आपने सीखा कि ये जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री का एंगल, और अगर ये 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली फिर इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल भी 40 डिग्री होगा। और रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसके बाद
अगर आपको ये एंगल निकालना है तो वो एंगल कैसे निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन के जो एंगल दोनों हैं अगर आप उनको ऐड करो तो वो 180 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल भी आप उसको कह सकते हैं। तो फिर ये एंगल जो होगा एंगल 1 और प्लस एंगल 40, यानी एंगल 1 प्लस 40 डिग्री, ये आपके पास इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसमें से 40 डिग्री माइनस करिए तो एंगल 1 आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये एंगल मिल गया 140 डिग्री, हैंस आपने ये एंगल भी निकाल लिया जो कि 140 डिग्री होगा। दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। होप कि ये एक्सरसाइज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। सेकंड क्वेश्चन भी हमने आपके लिए कर दिया, ये 2 सिर्फ इसके क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारे कॉन्सेप्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और अगर किसी क्वेश्चन को आपने समझना हो वापस तो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।